नाज़रीन, इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात, सियासी कैंपेन, सियासी जमातों की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, ये तमाम चीज़ें जारी हैं। और सियासत के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि ख़ास तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि एक दूसरे के ऊपर और फिर मजमूई तौर के ऊपर दोनों जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त हुकूमत में है उस पर तनकीद करती हमें नजर आती है। मजमूई तौर के ऊपर हुकूमत का NRO ना देने के हवाले से बातचीत, एहतसाब और ये तमाम मामला, इन पर आज हमने ज़रा गुफ्तगू करनी है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर ज़रा बातचीत करेंगे। मेरे साथ आज खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करता हूँ ज़रा सा जो अब तक की जो लेटेस्ट है कि शहबाज शरीफ साहब ने शिकवा किया है कि FIA की तरफ से उनको हिरासा किया गया, बदजुबानी की गई है और बहैसियत अपोजिशन लीडर भी हैं, वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, आम सियासी शख्सियत भी है। आप नहीं समझते कि इस तरह का रवैया नहीं रवा रखा जाना चाहिए बावजूद इसके कि FIA की तरफ से तरदीद भी की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शहबाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इस किस्म का एहतसाब इनके साथ किया जाए कि ये बैठे हों और एहतसाब का कोई नुमाइंदा, किसी एहतसाबी अदारे का कोई अफसर या एहलकार इनके पास आए, हाथ जोड़ के कहे कि भाग लगे रहन, बच्चे जींदे रहन, कारोबार फलते फुलते रहन। जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, अगर आपकी तबीयत नाजुक को नागवार ना गुजरे तो हम आपसे कोई सवाल व जवाब कर लें। तो आगे से शहबाज शरीफ साहब का मूड हो तो ठीक, ना हो तो वो कहे नहीं मेरा कोई मूड नहीं, आप जाओ यहाँ से। और वो जनाब अपना बिस्तर लपेटें, अपना जनाब रजिस्टर लपेटें और वहाँ से आराम से निकल जाएं। और जब कोई राज़ी हो तो जनाब हाथ जोड़ के नीचे बैठ के FIA वाले, एहतसाब ब्यूरो वाले उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा, उनकी तमन्ना के मुताबिक सवाल जवाब करें। ये इस किस्म का एहतसाब शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं। नहीं, वो इनकार बुनियादी तौर पे ये झूठ बोलने के उनसे सुने अभी पूरी बात सुन लो, अभी पूरी बात सुन लो फरीद भाई। ये बुनियादी तौर पे झूठों के चीफ सेक्रेटरी हैं, IG नहीं, चीफ सेक्रेटरी। क्यों? मैंने जेल खाना जात के मिनिस्टर की हैसियत से पिछले 8 महीने जो इन्होंने जेल काटी, मुझे सारे हालात पता हैं। अंदर ये दम पुख्त खाते रहे हैं, अंदर ये 2-2, 3-3 डिशें घर से बनी खाते रहे हैं। आपने इजाजत दी होगी, मेला लगा हुआ था, आपने इजाजत दी होगी। सुने ना, सुनो। अंदर जनाब एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज जनाब कॉमा के अंदर जना, ये आप खुद ही इसकी बाकी डिटेल निकाल लीजिएगा, वो इनकी जारी थी। अंदर इनकी 5 उंगलियां घी और सिर कढ़ाई में था। लेकिन जब पेशी पे आते थे तो पता क्या कहते थे? कभी कहते थे मेरे सर में दर्द, कभी कहते थे मेरी कमर में दर्द, कभी कहते थे मेरी पता नहीं कहां दर्द, मेरे साथ ये ज्यादती, मेरे साथ वो ज्यादती, जेल के अंदर मेरे साथ ये हो रहा है, जेल के अंदर मेरे साथ वो हो रहा है। झूठों का पलंदा निकाल देते थे। ले आपने एक बात कहना कि दमपोक खा रहे हैं, तमाम चीजें जा रही हैं, तो ये जिस कस्टडी के अंदर थे, इंतजामिया आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, ये तमाम चीजें फिर कैसे जा रही थी अंदर? ये दो निजाम क्यों चल रहे थे? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आइन और कानून के मुताबिक जो इनको बेटर क्लास मिली हुई थी, B क्लास मिली हुई थी, उस B क्लास की जितनी प्री रिक्विजिट्स थी 100% पूरी की जा रही थी। ठंडी गर्म मशीनें इनको मिली हुई थी, दोनों बाप बेटा को मौज मेला करने लगे हुए थे। लेकिन जब पेशियों पे आते थे तो जज के सामने रोने रोते थे, जज के सामने जनाब पूरा दफ्तर खोल लेते थे, आहो बका का और जनाब चीखो पुकार का और जनाब दशनाम तराजी का हुकूमत के खिलाफ। एग्जैक्टली FIA के साथ भी अब यही ड्रामा करने लगे हुए हैं, यही ड्रामा बिल्कुल। अच्छा, आप कहते हैं कि ये तमाम तर चीजें जो है सिर्फ इसमें हकीकत कोई भी नहीं है, सिर्फ इल्जाम तराशी है। ये भाई जी 25 अरब रुपया रमजान शुगर मिल के अंदर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग है। छीमा नाई, मुदा कसाई, दिलबर हलवाई, पप्पू नान बाई, किस किस के नाम पे जनाब इन्होंने अपनी जनाब 1.5, 2-2 अरब, 3-3 अरब रुपया आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब उसका जवाब देना कोई नहीं, सवाल गंदम जवाब चना, ठीक है ना जी। इनका हिसाब ये है, FIA वाले कहते हैं इनसे सवाल पूछो कुछ, जवाब देते हैं कुछ, ठीक है। आगे से कहते हैं कि जनाब मेरे साथ बिहेव अच्छा नहीं किया जा रहा। आपने बड़ा अच्छा बिहेव किया पाकिस्तान और पंजाब की इकोनॉमी के साथ, कर्जों का पलंदा जनाब चढ़ा के। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि मैंने अपने खानदान, अपने लोगों की मुखालफत के बावजूद भी सस्ती चीनी दी। आज चीनी 110 रुपए हो गई है। आज जहांगीर तरीन साहब उनको दिए जाने वाले देना ही क्या मयार जिंदगी है फरीद भाई? क्या सिर्फ चीनी देना ही आपका जनाब मयार जिंदगी और मयार हुकूमत और जनाब आपकी गुड गवर्नेंस है?
100 अरब रुपए का सरप्लस सूबा चौधरी परवेज लाई साहब दे के गए थे। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान साहब से इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, जरा सा टेक्निकल इशू इसको सॉल्व करते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुसूसी गुफ्तगू उनसे करें। फयाज साहब, हमने ब्रेक ली थी, बात यह कि सिर्फ चीनी देना या सस्ती चीनी देना ही गवर्नेंस नहीं, लेकिन उसका एक पार्ट, उसकी एक चीज तो है, आवाम तो सस्ती चीनी, आटा, दूध, ये अशिया खुरनोश सस्ता मांगते हैं, और यही शहबाज साहब कहते हैं कि भाई हमारे वक्त में तो हमने चीनी सस्ती दी थी, आज जो है वो 110 तक हो गई। शहबाज साहब से कोई ये पूछे कि 100 अरब रुपए का सरप्लस मुनाफे में सूबा चौधरी परवेज लाई साहब आपको दे के गए थे अक्टूबर 2007 में, आपने जनाब अक्टूबर 2018 में 1250 अरब रुपए का मकरूज सूबा सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले किया। आपने पंजाब के हर डिपार्टमेंट को, हर कारपोरेशन को, हर अदारे को मकरूज करके जो है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले किया। गवर्नर सिर्फ यह है वो चीनी देना नहीं होती, और चीनी की भी जितनी लूट मार है ना वो आप लोगों ने खुद की है। चीनी की 80 शुगर मिले हैं, जिसमें से 80% शुगर मिले नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP के कायदीन की और उनके लेतरों की है, उनके चमचों की है। तो ये जितनी लूट मार चीनी के प्लेटफॉर्म से होती रही है वो यही उसके जनाब बेनिफिशियरी है ना। लेकिन सिर्फ एक चीनी की बुनियाद पे ये कहें कि भाईजान हम कामयाब और ये नाकाम, तो ये ड्रामेबाजी छोड़ दें। ये जो ढेला पाई आना जो ना वो राग लापते हैं ना, 2 दूनी 32 तो 4 दूनी 36 का पढ़ा पढ़ते हैं कि मैंने एक ढेला करप्शन नहीं की। ओ भाई किसने कहा आपने एक ढेला की? लेकिन चले ये जो चीनी माफिया कोई जो भी है, आपने बात की, आपने रमजान शुगर मिल में, राइट, आपने बात की चीजों के अंदर है, ये इस माफिया को, चीनी माफिया को लगाम क्यों नहीं डाल सके फयाज साहब? आज 110 रुपए चीनी बिक रही है, यानी तमाम तर कोशिशों के बावजूद चीनी माफिया को लगाम डाली हुई है, और पिछले कई माह से आपने देखा कि उसको हमने कंट्रोल किया। लेकिन चीनी माफिया कौन है? शुगर मिले किसकी हैं? सिंध की आपकी 90% शुगर मिले जनाब जरदारी की हैं, जरदारी के जनाब अनवर मजीद की हैं, जरदारी के जनाब पार्टनर्स की हैं। पंजाब के अंदर शुगर मिले किसकी हैं? जहांगीर तरीन साहब की तो जो है वो 100 में से जनाब वो 10 भी नहीं है। लेकिन सर जहांगीर तरीन साहब का जो मार्केट शेयर है वो 20% है। और भाई अगर वो भी कसूरवार हैं तो चलो 20% है ना, 80% और किसका है? इसी आले जरदारी और आले शरीफ का है ना। जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जनाब लेतरों का और इनके खानदानों का है ना। इनसे पूछो ना ये क्या करते रहे। बिल्कुल ठीक, लेकिन हुकूमत तो आपकी है ना, कलम जाना ये 16-16 अरब रुपए की सब्सिडी लेते रहे हैं, क्यों लेते रहे हैं? हुकूमत आपकी है। आज आपने एहतिसाब की बात की थी, शफाफियत की बात की थी, और हम तो बात करें कि खान साहब ने कहा था मैं एहतिसाब घर से शुरू करूंगा। जब जहांगीर तरीन साहब की बात आती है तो उनका एक ग्रुप सामने आता है, MNAs आते हैं, MPAs आते हैं, और उसके बाद खामोशी छाई जाती है। नहीं, खामोशी नहीं छाती, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सारे अदारे काम कर रहे हैं, SCCP काम कर रही है, आपका जनाब FIA काम कर रही है, आपका एहतसाब ब्यूरो काम कर रहा है, NAB काम कर रहा है इस पूरे इशू के ऊपर, इस पूरे स्कैंडल के ऊपर। और जो इस पर कल्प्रेट होगा, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे ये आले शरीफ हो, चाहे आले जरदारी हो, सारे पकड़े जाएंगे। सारों को जनाब इस एहतसाब के जनाब शिकंजे में जनाब वो कसा जाएगा। लेकिन इनसे पूछें, ये जो 25 अरब रुपया रमज़ान शुगर बिल, सिर्फ एक सैकड़ों केसेस में से सिर्फ एक केस में 25 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग आपने अपने जनाब हवारियों और अपने जनाब सेंट्री वर्करों और अपने क्लर्कों और अपने जनाब नायब कास्तों के जरिए से किया है, उसका तो जवाब दो ना। उसका जवाब देने के बजाय जनाब आप नई राग लापता शुरू कर देते हैं। 2 दूनी 32 तो 4 दूनी 36 का हमारी तो दुआ है कि ये एहतसाब जल्द अज जल्द हो, आपकी हुकूमत में हम भी अपनी आंखों से देखें, ताकि आवाम भी जो है वो सस्ती चीनी कम अज कम उसको मिल सके। जब आपकी हुकूमत आई थी 55 रुपए पे थी, आज 110 रुपए पे हो गई है। उम्मीद तो हम करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जमानतों पे जमानतें हुए चली जा रही हैं। देखो, इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं ना, ये तो आपका अदालती सिस्टम है। अब नैब जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के घर की है ना से चलती है, या जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलती है। नैब आज़ाद अदारा है,
नैब के ऊपर सिर्फ वफाकी हुकूमत का इतना ताल्लुक है कि जब आपका वफाकी बजट आता है, उस वफाकी बजट में नैब की जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव और उसका डेली बेसिस और वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस के जो अखराजात हैं, जो बजट है, उसकी एलोकेशन करनी होती है। दैट्स ऑल। इसके बाद नैब जो है वो बिल्कुल एक आज़ाद अदारा है। अब अदालतें जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर तो नहीं है, पंजाब या सूबा वफाकी हुकूमत के अंडर तो नहीं है। अब हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने फैसले तो खुद अपने करने हैं। अब वो अगर जमानतें दे रहे हैं तो इसमें इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, या मेरा, या उस्मान बुज़दार साहब का, या आपका, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, हमारा जो है वो बीइंग अ गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली चलाना है, इम्पार्शली चलाना है, वो हम चला रहे हैं। राइट, आपने तो कोई शक नहीं कहा है। प्रोसिक्यूशन के ऊपर, अदालती निजाम के ऊपर, FIA के ऊपर, नैब के ऊपर, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपकी है। आज फिरदौस आशिक अवान साहबा ये कहती हैं कि पंजाब के मामले में बिलखुसूस भी कहती है ब्यूरोक्रेसी की वजह से मसाइल बढ़े। क्या वाकई यही मसला है कि ब्यूरोक्रेसी अब तक आपके साथ नहीं है, यानी ऊपर से वो आपके साथ है, अभी भी अंदर से दिल उनके पिछली हुकूमतों के साथ धड़कते हैं? देखो, मैं इस पे ना आपके सामने बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि रियलिटी के ऊपर मबनी एनालिसिस रखूंगा, तसल्ली से सुनिएगा। पहले जो 3 महीने थे उसमें आपकी 50-50 ब्यूरोक्रेसी थी। 50% ब्यूरोक्रेसी के जो एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी हर जगह होती है, उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से हमारी हुकूमत को अब्ज़ार पंजाब और वफाक के अंदर किया था। लेकिन 50% के जो 40 साल से मफादात ले रहे थे आले शरीफ और आले जरदारी से, और उनके लगाए हुए पौधे थे, उनको थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था। वो इस गलतफहमी का शिकार थे कि शायद हुकूमत टॉपल हो जाएगी और फिर वही पुराने लोग आ जाएंगे। पहले 3 महीने तो ये सिचुएशन रही। 3 महीने जब गुजर गए हमारे, तो फिर 2020 के स्टार्ट से अकल आ गई थी ब्यूरोक्रेसी की इस फैक्टर को भी, ये जो 50% जो नेगेटिव फैक्टर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया और समझा लिया कि नहीं भाईजान, ये अब वो दिन गए जब खलील मियां फख्ताए उड़ाया करते थे। ये 5 साल इमरान खान साहब, बुज़दार साहब ये हुकूमत पूरी करेंगे। तो उस 50% में से भी तकरीबन सारों ने अपने आप को दुरुस्त किया। आप कोई 3 या 4 या 5% लोग हैं वफाक में भी और सूबे में भी, उनका अगर कोई खंग खारिश है तो वो भी इंशाल्लाह दूर होती है। यानी 95% ब्यूरोक्रेसी आपके साथ है, ये आप कह रहे हैं? हमारे साथ नहीं है, वो रियासत के साथ है। एक बात अपनी क्लियर करो, एक मिनट, बिल्कुल क्लियर। आप भी माशाल्लाह समझदार एंकर हैं, तो एक बात क्लियर सुन लें। फौज हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, रियासती इदारे हो गए, वो रियासत के अंडर होते हैं। रियासत के अंदर जो कंट्रोल होता है वो 5 साल के लिए जिस हुकूमत का भी होगा, वो उसके मातहत है, उसके पाबंद है, उसके पाबंद हैं, उसके मातहत काम करने पे। तो नहीं, मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा, मैं फिरदौस साहबा की बात कर रहा था। वो जो कह रही है ना कि उन्होंने आज ही बात की अपना पॉइंट कि हमारे साथ नहीं है, मैंने उसी हवाले से कहा, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं तो उस रेफरेंस, लेकिन आपने अच्छा वो ब्यूरोक्रेसी क्लियर कर दिया। ब्यूरोक्रेसी 95%। देखे, मैं बताता हूँ, पुलिस के इनाम गनी साहब हैं, इंतहाई अच्छे अंदाज से इस वक्त पुलिस के सारे निज़ाम को चला रहे हैं। उससे पहले भी सारे अच्छे तरीके से चलाते रहे, लेकिन इनाम गनी साहब हैं, बड़े अच्छे अंदाज से पूरा पुलिस का सिस्टम को अच्छे तरीके से। चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जावेद रफीक मलिक साहब हैं, बाकी आपके होम सेक्रेटरी हैं जनाब मोमिन आगा साहब हैं, बाकी उसके अलावा जितने आपकी ब्यूरोक्रेसी है, तमाम सेक्रेटरीज जितने हैं, उन्हें समझ है, उन्हें पता है। कोई 4-5% को किसी को अगर कोई खंग खारिश है वो दूर हो जाती है। वो सीएम साहब को भी दूर करनी आती है। सीएम साहब बाइख्तियार आदमी हैं। सीएम साहब को आप किसी जना वो किसी गलतफहमी में ना रहिएगा। फ्रॉम डे फर्स्ट से मैं कहता चला आ रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, ठीक है, कि उस्मान बुज़दार साहब एक बावकार और बाइख्तियार वजीर आला है। ठीक है ना जी। तो अल्लाह पाक का करम है, वो ठीक। चले, ये आपने बात छेड़ दी है, ये आपने बात छेड़ दी है, तो मैं इसी चीज के ऊपर आ जाता हूं कि ऐसी उस्मान बुज़दार साहब के पास वो कौन सा नुस्खा कीमिया है, वो कौन सी गीदड़ सिंगी है कि हर बार उनके हटने के हवाले से, तख्ते लाहौर, तख्ते पंजाब के हटने के हवाले से बड़ी अफवाहें गर्म होती हैं, हर बार बचाव हो जाता है। विद इन द पार्टी भी, आउटसाइड भी बड़ी मुखालफतें हैं उनके लिए। कौन सी ऐसी चीज उनके पास है जो अब तक वो मौजूद है? फरीद भाई, वो कहते हैं कि इंसान हमेशा अपनी तदबीर पे भरोसा करता है, लेकिन तकदीर अक्सर गालिब आती है। ठीक, ये तकदीर और तदबीर का जो खेल है ना, अब उस्मान बुज़दार साहब अल्लाह पाक के करम से अच्छी किस्मत लेकर आए हुए हैं और वाकई अच्छी किस्मत वाले हैं।
तो वो लोग के जो शरीके वाले हैं, ये मुखालफीन हैं, आले शरीफ, आले जरदारी और स्पेशली नून लीग के मीडिया सेल के अंदर से जो लोग जनाब मीडिया के कुछ लोगों को कंट्रोल करके ये इस किस्म की दुर्फितनियाँ छोड़ते हैं, तो वो हमेशा नाकाम और नामराद होते हैं। मैं तो 3 साल से ये कह रहा हूँ कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब 5 साल पूरे करेंगे, पूरे छप छबा के साथ, पूरे तिस्को एहतशाम के साथ, पूरे इज्जत और एहतराम के साथ अपने 5 साल पूरे करेंगे। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सारों को समझ आना शुरू हो गई है। ये पलड़ा किस्मत का भारी है, किस्मत का पलड़ा भारी है या कारकर्दगी का? और भाई कारकर्दगी अल्लाह पाक का करम है। वो नाम नेहाद जो आपने एक वो नायक रखा हुआ है ना सिंध में, मुराद अली शाह साहब, उससे और सिंध हुकूमत जिसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं 100% बेहतर है उस्मान बुज़दार साहब की। कोरोना से लेके, टैक्स कलेक्शन से लेके, गंदम की प्रिक्योरमेंट से लेके, गंदम की बड़ी 5-6 फसलों की जनाब आप प्रोडक्शन से लेके, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, और हस्पतालों की सूरत हाल से लेके, फिर 100% हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इस साल दिसंबर तक, अगले 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जनाब आपका हेल्थ कार्ड से लेके मैं आपको 7500 चीजें गिनवा सकता हूं जिसमें उस्मान बुज़दार साहब और पंजाब, सिंध और मुराद अली शाह से कहीं आगे हैं, कहीं आगे हैं। आपकी बात दुरुस्त है, वो पीछे नजर नहीं आते। आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन कंपैरिजन पंजाब टू पंजाब होगा। बुज़दार साहब का कंपैरिजन फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ होगा, परवेज इलाही साहब के साथ होगा। छोड़ो यार शहबाज, छोड़ो, मेरी बात सुनो। आप जा रहे हैं सिंध में, आप पंजाब टू पंजाब जरा कंपैरिजन करें ना जरा। मैं कंपैरिजन बता देता हूं, फिर सुन लो। शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल ये था और उनका वे ऑफ वर्किंग क्या था। एक इकबाल ने कहा था, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। जो हमारे नाम नेहाद खादिम आला साहब थे ना, उनका डायलॉग और उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? थरकना, फड़कना, फड़क कर थरकना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। माइक के सामने, कैमरे के सामने एक हैट इंडियाना जॉन्स का, नीचे लॉन्ग बूट्स, एक छतरी और इस तरह उंगली, और जनाब कैमरे के सामने दो अफसरों की मुअत्तली, बस इससे ज्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। पुलिस वैसी की वैसी, पटवार वैसे का वैसा, सारे अदारे वैसे के वैसे मकरूज। चौधरी परवेज इलाही साहब का दिया हुआ सरप्लस सूबा 2 दफा 600 और 800 अरब रुपए का रीशेड्यूल कर्जा करने के बावजूद 1250 अरब रुपए का मकरूज। फिर सफेद हाथी किस्म के प्रोजेक्ट जिनकी अरबों रुपए की सालाना हम कर्जे और हमने ऑपरेशनल कास्ट करनी है, उसमें आपके तमाम मेट्रो प्रोजेक्ट और आपके ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट और इस तरह के बीसीओ प्रोजेक्ट हैं कि जो कर्जों की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत करके गए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चले, मैंने मान लिया कि उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस माजी के वज़ीर आला से बहुत बेहतर है, तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं। बाय इलेक्शंस क्यों हार गए फिर, अगर कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो? अगर बाय इलेक्शन हारने का तजिया करेंगे तो इसमें भी पीटीआई की हुकूमत की तारीफ निकलती है। अच्छा, इसमें भी तारीफ कैसे? हाँ बताता हूँ आपको, चलिए सुनिए, बीच में टोकिएगा ना। मुझे 40 साल हो गए एक सियासी कारकुन की हैसियत से, जिंदगी गुजर गई है इलेक्शन लड़ते लड़ाते। तसव्वुर ही नहीं है सूबाई हुकूमत को इलेक्शन हारे, 18वीं तरमीम के बाद तो खुसूसन, कि जिस सूबे के अंदर जिमनी इलेक्शन आए, जिस पार्टी की उस सूबे में हुकूमत होगी वो इलेक्शन हार जाए, तसव्वुर ही नहीं है। अगर पंजाब के अंदर ये तसव्वुर कायम हुआ, लेकिन फयाज साहब तसव्वुर यह भी नहीं था कि धुंध में हमला ही गायब हो जाए पूरा। एक पूरी बात सुन लो फरीद भाई, पूरी बात सुन लो। इमरान खान साहब और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इम्पार्शियल और न्यूट्रल किस्म का इलेक्शन होता है। जो सीट इन्होंने जीती होती है उसी के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा होता है, ये सीट जीत जाते हैं, और वो भी अंदरूने पंजाब के अंदर अंदर सारी सीटें हैं। ये भी सुन लें। चले, ये तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हुए, आप कोई न्यूट्रलिटी थी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। इट मींस के परफॉर्मेंस के बावजूद भी अवाम ने वोट जो है वो दूसरी पार्टी को दिया, आप पर एतमाद नहीं किया। नहीं, ये कोई चीज नहीं है। देखो 30 ओवर का मैच हुआ है, अभी 20 ओवर का मैच रहता है। 50 ओवर का मैच है ना, 30 ओवर का हुआ है। अभी आपने देखा आज से 2.5 महीने पहले तक जो है वो बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट था मीडिया के अंदर भी, पब्लिक के अंदर भी। लेकिन पिछले 2 महीनों में आपके इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स की जब डिटेल आना शुरू हुई, मुल्क के हालात, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, पाकिस्तान की इकोनॉमी के सारी मामलात लोगों को समझ आए मामलात, तो अब आपका इंतहाई पॉजिटिव माहौल है। आपने वक्त के साथ साथ आप ये तो ठीक है, लेकिन मतलब अबर आलूद भी हो जाता है, बारिश भी हो जाती है, मैच ड्रॉप भी हो जाता है। देखो सियासत के अंदर तो कभी खुशी कभी गम, ऊपर शुरली नीचे बम, तारा रम पम पम लगा रहता है।
आगे गाड़ी पीछे रेल, कभी जेल कभी तेल, ये लगा रहता है। ये कोई तरह वो चीज नहीं है। लेकिन आखिरी 20 ओवर बड़ा फिट किस्म के जनाब खेल रहे हैं, बुजदार साहब भी और खान साहब भी। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, छक्के आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि पीटीआई वालों ने हमारी बात नहीं मानी। जिस तरह से हमने कहा अगर वो मान लेते तो आज ये ज़िमनी इंतखाबात ना आते, हालात इससे कई गुना ज्यादा अच्छे होते। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके इस पर आपसे बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब। बहुत शुक्रिया कारा साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कारा साहब कि कश्मीर के हवाले से कैंपेन इस वक्त उरूज पर है। बिलावल साहब भी माहौल को गरमा रहे थे, लेकिन अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए, तो उनकी जगह आसफा बीबी ले रही हैं? जी, उनकी जगह आसफा बीबी भी जाएंगी, फरियाल बीबी भी जाएंगी, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी जाएंगे, राजा परवेज अशरफ साहब भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, और बाकी पार्टी के बाकी जो हमारे साथी हैं उनकी भी ड्यूटियां लगी, सब जाएंगे। तो कारा साहब, इस वक्त हुकूमत तो ये कह रही है कि तब्दीली आज़ाद कश्मीर में भी आ जाएगी, जबकि यहाँ पे आपकी जमात भी पुरजोर इस वक्त कोशिशों में मसरूफ है कि आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसी तब्दीली लाएं कि हुकूमत जिसकी हो और कोई मुख्तलिफ हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बने। तो कितने चांसेस है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के? देखिए, तब्दीली सरकार आजाद कश्मीर में एक तब्दीली तो ले आई ना कि सरेआम नोट बांटने लगी। दूसरी तब्दीली ये ले आई कि उन्होंने वफादारियां तब्दील कराने का जो पुराना सिलसिला था वो भी जारी रखा। अब और क्या गोल खिलाएंगे आने वाले दिनों में वो भी पता चल जाएगा। और जो तब्दीली सरकार ने पाकिस्तान की आवाम को खुश किया है, उनकी जिंदगी में जो आसानियां पैदा कर दी हैं, उनको जो महंगाई से जान छुड़ा दी है, उनको सस्ता तेल भी दे दिया है, उनको सस्ती बिजली भी दे दी है, रोजगार भी आम हो गए हैं, पाकिस्तान में लहरें बहरें हो गई हैं। अब कश्मीर के लोग तो उसको देख ही रहे हैं, उसके मुताबिक ही वो फैसले करें। बिल्कुल ठीक। सर, मैं आपसे बिलावल साहब के दौरे अमेरिका के हवाले से भी बात करना चाहता हूं। इसको भी हुकूमत को लेके, हुकूमत इस दौरे को लेके काफी ज्यादा बातें करती रही है इस चीज के ऊपर और कर भी रही है, लेकिन वजीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि बिलावल साहब 2 दफा जाएं, 3 दफा जाएं, कोई परेशानी नहीं है, इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। देखिए, बिलावल साहब को इमरान खान की हुकूमत गिराने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी सारी जिंदगी साजिशों के साथ इस मुल्क में नहीं चली। बीबी शहीद एग्जाइल में भी रही, उन्होंने अगर बाहर जाके जगह पे दुनिया के ममालिक के अंदर कोशिशें की, थिंक टैंक से बातें की, तो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए वो ज़ियाउल हक के खिलाफ या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गई, वो किसी सियासी हुकूमत के खिलाफ नहीं। बिलावल साहब अपने दौरे पे जा रहे हैं, उसकी बहुत वजाहतें हम कर चुके हैं, और ये इंतहाई घटिया बातें कहना कि जी वो अपनी सीवी देने जा रहे हैं। अरे बाबा, जिसकी सीवी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नाम हो, जिसकी सीवी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके असर हो, उसको किसी को बताने की जरूरत है? वो इनकी तरह कोई अचानक पैदा होने वाला फिनोमेना है। और दूसरी बात यह है कि इनको क्या, ये जो आजकल इस वक्त नैरेटिव चल रहा है, एक वजीर आजम साहब ने कहा कि जी हम पे चाइना को से दूरी करने के लिए बड़ा दबाव डाला जा रहा है। उनके वजीर खारजा कहते हैं कि जी ये इशारों के नाम में तो बातें हो जाती है, इस तरह की बात हमसे किसी ने नहीं कही। ये जंग अखबार में बाकायदा लीड लगी है। फिर वजीर आजम ने कहा जी कि उन्होंने कहा अड्डे दें, हमने कहा नो मोर, उन्होंने कहा डू मोर, हमने कहा नो मोर। वेरी गुड, बड़ा अच्छा है। उन्हीं के उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोहित यूसुफ साहब, वो कहते हैं हमसे तो किसी ने अड्डा मांगा ही नहीं है। तो हैरानगी है कि जिस वजीर आजम के लेवल पे इतने बड़े झूठ बोले जा रहे होंगे, उनका वजीर खारजा कहता है कि हमसे तो किसी ने नहीं कहा कि चाइना के साथ ताल्लुक खत्म करो। उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो कहता है हमसे तो किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं है। मैंने भी बार बार पूछा है कि वजीर आजम साहब से गुजारिश की है कि आप बता दीजिए, आपने अपने घर खड़े होकर तकरीर करते हुए कहा अड्डे नहीं देंगे, या किसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए, या आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह जीक्यू के सामने बैठ के आपसे किसी ने कहा हमें अड्डे दें और आपने जवाब दे दिया? अगर तो कुछ ऐसा है तो फिर तो आपकी बात में कुछ वजन होगा। अब ये इसको एक मीडिया नैरेटिव के तौर पे बना के खेल खेलने की कोशिश है कि जी वो हमने तो ना कर दी है और बिलावल साहब ये करने जा रहे हैं। तो सर, ये बिलावल और उनका विरसा इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने का है, यानी इनका काम ही झूठ बोलना है।
और झूठ बोल के लोगों को असल इशू से उनकी तवज्जो हटाना है। इस वक्त चूंकि इलेक्शन है, और इनका कमाल ये है, ये फाशिज्म का खास असूल होता है, झूठ बोलो, इतना बोलो कि सच लगने लगे। तो खौफ क्या है सर वैसे? क्योंकि चीजें नॉर्मल है, अगर लीडर विजिट करता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर बिलावल साहब अमेरिका जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खौफ तो है। खौफ तो उनको पाकिस्तान के अवाम से है, खौफ तो जो उन्होंने लोगों के ख्वाब तोड़े हैं उनसे है, खौफ तो उन्होंने जो गलत वादे किए थे उनसे जो यू टर्न लिए उसके जवाब में अवाम के गजो गजब से है, जो बाय इलेक्शंस में भी सामने आया, जो सेनेट के इलेक्शन में भी सामने आया, जो जहांगीर तरीन की सूरत में भी सामने आया, जो और ग्रुपों के सामने सूरत में सामने आ रहा है, जो आप रोज टीमें अपनी मीडिया की जाके लोगों के सर्वे करती है, आपको नजर आ रहा है। जी हाँ। तो उसके जवाब में आप वो लोगों को मजीद बहकावे में रखना चाहते हैं कि जी ये देखिए ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। कोई साजिश नहीं है, एक बड़ी वादे बात है, पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ जमहूरी निजाम को मुस्तहकम करना चाहती है, आइन बहाल कराना चाहती है, आइनी हुकूमत चाहती है, क्योंकि इसके जरिए ही पाकिस्तान में वो हुकूमत हो सकती है, वो गवर्नेंस हो सकती है जिस रास्ते पे चल के आज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें तरक्की की हैं, हम भी वो कर सकते। राइट सर, एक चीज बड़ी अहम है, हमने देखा कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म रहा बड़ा स्ट्रांग था, यकीनी तौर के ऊपर हुकूमती हलकों के अंदर भी बेचैनी थी, आप लोगों के अंदर बहुत ही मौसर तरीके से कैंपेन लेके चले। क्या अच्छा ना होता कि कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर भी आप एक ही रहते हैं और इत्तेहाद के साथ अगर चलते तो यकीनन इस हुकूमत को बड़ा टफ टाइम और दे सकते थे, बजाय इसके कि एक दूसरे पर अब आप लोग तनकीद कर रहे हैं। पीएमएलएन की बात कर रहा हूं मैं। ये गुजारिश ये है कि हमने तो कोई पीडीएम को नहीं छोड़ा ना, पीडीएम से तो हमें अलग करने के लिए शायद खाकान साहब ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, उन्होंने सारे असूल और सारे अखलाकी तकाजे बालाए ताक रखे, उन्होंने सियासी जो मंतक है उसको बुला के वो हरकतें की हैं कि मजबूर कर दिया जाए पीपल्स पार्टी और एएनपी को कि वो उस फोरम पे देखे ना, लोग गालियां खाने के लिए तो नहीं बैठेंगे। हमने क्या कहा था, यानी वो अदम एतमाद की तहरीक वो नहीं लाना चाहते। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि हम मेरे पास चले तो 5 साल ये हुकूमत चलनी चाहिए। शायद खाकान साहब कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी के कहने के बावजूद पंजाब में अदम एतमाद नहीं किया, हम जहांगीर दिन के कहने पे भी नहीं करेंगे, भाई ये सूट करते हैं। राना तनवीर साहब रोज कहते हैं कि हमें पंजाब की हुकूमत सूट करती है, हम क्यों अदम एतमाद करें। इनके जो तर्जुमान है मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जुबैर उमर साहब, वो को 10 दफा कह चुके हैं कि पंजाब हुकूमत हमें सूट करती है, हम इस हुकूमत को नहीं हटाना चाहते। वो बाबा हुकूमत खुद नहीं हटाना चाहते, इल्जाम पीपल्स पार्टी पे है। तो सर ये कोई जाती अनाज समझते हैं कोई खाका? बिलावल साहब ने तो कल मीरपुर में कहा, उससे पहले हवेली में कहा, उससे पहले एक और जलसे में कहा, हर जलसे में वो तवातर के साथ ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ इसको छोड़िए, आइए आज भी जिस बात पे हम पीडीएम में बैठे थे, आज भी उस पिछले को सारे को खत्म करें, उस रास्ते पर चलें, पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं, जो कि यूं चुटकियों में हो सकती है, कोई मसला नहीं है, और उसके बाद हम फेडरल गवर्नमेंट में लाते हैं। और हम पीपल्स पार्टी उसमें से कुछ नहीं लेना चाहती, ना हम वजीर आला बनना है, ना हमने वजीर आजम बनना है, और हमें वजारतें मिलनी चाहिए, ये बनाए खुद अपने तौर पे ले। तो सर रुकावट कहाँ पे? समझनी चाहिए रुकावट कहाँ पे सर, मसला एक बात खुद मैंने रुकावट तो आपको बताया है, वो कहते हैं हमें सूट करती है ये हुकूमत, वो चाहे वो कहते हैं मुझे 5 साल ये हुकूमत चलनी चाहिए, वो कुछ छुप के नहीं कह रहे, को मुझे अलग कान में नहीं कह रहे, फोन करके नहीं कह रहे, वो इंटरव्यूज में कह रहे हैं, वो जलसों में कह रहे हैं, वो टॉक शोज में कह रहे हैं। सो आज भी सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है। पीपल्स पार्टी आज भी ये समझती है कि भाई इस हुकूमत को जाना चाहिए, तो फिर क्या होगा, इस हुकूमत के जाने के बाद को मुल्क में मार्शल लगाना है? नो, हमने जमहूरी तरीके से इसको खत्म करना है और फिर नए इंतखाब कराने हैं। अच्छा, नए इंतखाब से पहले कोई इंतखाबी अमल में तब्दीली लानी होगी ना कवानीन में, तो कौन लाएगा? केयरटेकर गवर्नमेंट लाएगी। फर्ज करें आज इस्तीफे दे दिए और ये हुकूमत गिर गई, तो फिर क्या होगा? इन्हीं इलेक्शन लॉज के तहत आप इलेक्शन में जाएंगे, ये क्या बात हुई? क्या इससे बेहतर इलेक्शन हो सकेंगे? तो हम यही कह रहे हैं कि हुकूमतों को गिराएं, कवानीन में तब्दीलियां करें और उसके बाद असेंबलियां डिसॉल्व करके नए इंतखाब की तरफ चले ताकि फिर इंतखाब हो सके। राइट, यही एक वाहिद रास्ता है, वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर जमा कारा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, जो इख्तलाफात रहे पीडीएम के अंदर और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, उस पर भी बात कर रहे थे, और आइंदा आने वाले कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से भी और मुस्तकबिल का जो लाहे अमल है उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, जो तजावीज़ दी हैं, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून फिल वक्त चलने को तैयार नहीं है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।